नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर। और पहला प्रश्न जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है मिस्टर नवीन कुमार शर्मा ने। नवीन कुमार जी, आपने बताया है कि आपकी एज है 63 ईयर्स की और आप पिछले 10 सालों से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब आप जो टोटल कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उसे अगले 7 ईयर्स के लिए अगेन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और आपने कहा है कि मैं आपको बताऊं सेफ फंड्स जहां पर आप अगले 7 ईयर्स के लिए इस पैसे को एलोकेट कर सकें। तो शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में सभी फंड्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होते हैं, तो यहाँ पर सेफ वर्ड यूज़ करना तो मेरे लिए शायद सही नहीं होगा, लेकिन ये जो रिस्क है ये कम और ज़्यादा हो सकता है। अब क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये कि आप रिटायर्ड हैं और साथ ही आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 7 ईयर्स का है। तो ऐसे में मेरी राय होगी कि आप कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड जो कि हाइब्रिड फंड की एक कैटेगरी है, साथ ही कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स या इक्विटी सेविंग्स फंड्स और साथ में थोड़ा एलोकेशन लार्ज एंड मिड कैप में कर सकते हैं। तो आपको इस पैसे को डिवाइड करके एलोकेट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो 1 करोड़ रुपए हैं म्यूचुअल फंड में, इसके अलावा आपने ऑलरेडी जो फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम्स हैं जैसे कि सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम या फिक्स्ड डिपॉजिट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो भी टोटल राशि हो रिटायरमेंट की, उसे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है। हालांकि वैसे तो डाइवर्सिफिकेशन और असेट एलोकेशन हमेशा ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद थोड़ा पैसे की सेफ्टी और लिक्विडिटी पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और अब बात करते हैं स्कीम्स की। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड चुन सकते हैं और इसके लिए ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड मेरे हिसाब से इस कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। साथ ही इस कैटेगरी में मेरे एसेट बैलेंस एडवांटेज फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। और हाइब्रिड में एक कैटेगरी है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जहाँ पर इक्विटी एलोकेशन 10% टू 25% के आसपास होता है। इस कैटेगरी का भी एक फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और इसके लिए SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस मानी जा सकती है। और यदि बात करें लार्ज कैप की, तो मेरी राय में आप एक पैसिव फंड यानी कि इंडेक्स फंड चुन सकते हैं और इसके लिए निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कंसिडर किया जा सकता है। और एक छोटा अमाउंट आप लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। और या फिर आप दोनों स्कीम में डिवाइड भी कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, इसमें स्टॉक्स काफ़ी कम हैं, जबकि ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। और साथ ही इस कैटेगरी में HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड भी कंसिडर किया जा सकता है, जिसका पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और करीब 160 स्टॉक्स इस स्कीम के पोर्टफोलियो में हैं। तो ये मेरी राय है कि आपको इस तरह से अपने टोटल कॉर्पस को, जो टोटल अमाउंट है, उसे डिवाइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक साथ करने की बजाय यदि आप थोड़े स्टैगर्ड मैनर में इसे करेंगे तो ये और भी सही रहेगा। और साथ ही एक राय मैं आपको और देना चाहूँगा कि यदि आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की मदद से अपने इस टोटल अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे तो शायद ये और भी बेहतर रहेगा। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है नटवर लाल कोहली ने। नटवर लाल जी, आपने बताया कि आपकी एज है 28 ईयर्स की और आपको घर बनाने के लिए 60 लाख रुपए चाहिए 14 ईयर्स के बाद। नटवर लाल जी, आपके सवाल का उत्तर देने से पहले मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर कहूँगा कि यदि आप बात कर रहे हैं कि आपको 60 लाख की ज़रूरत है 14 साल के बाद, तो क्या आपने ये 60 लाख रुपीज़
इन्फ्लेशन के हिसाब से या जो घर की फ्यूचर की वैल्यू होगी उसको ध्यान में रखते हुए तय किया हुआ है, या फिर आज की डेट के हिसाब से आप सोच रहे हैं कि आपके पास 60 लाख रुपए होने चाहिए? क्योंकि यदि आज आपको 60 लाख चाहिए एक घर बनाने के लिए, तो भविष्य में आपको उससे कहीं ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, पहले बात कर लेते हैं आपकी स्कीम्स की और जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है। तो क्योंकि आप 15,000 की SIP कर रहे हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 14 ईयर्स का, तो यदि मैं 12% के रेट से कैलकुलेट करूं तो करीब 62 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं 14 ईयर्स में। तो आप बात कर रहे थे 60 लाख की और यहाँ पर 12% के हिसाब से बन रहे हैं करीब 62 लाख रुपए। तो आपका जो टारगेट है वो तो अचीव हो सकता है, पर जैसा मैंने कहा कि समय के साथ घर की कीमत बढ़ जाएगी और तब शायद 60 लाख रुपीज़ कम पड़े। तो इसलिए मेरी राय ये है कि आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप करना चाहिए, और यदि आप 10% से भी स्टेप अप करते हैं तो 14 ईयर्स में आपका जो टोटल अमाउंट इकट्ठा होगा वो करीब 1 करोड़ 4 लाख हो सकता है। सेम 12% से मैंने कैलकुलेट किया है और अभी फ़िलहाल में 15,000 की SIP है और हर साल आप इसे 10% से स्टेप करेंगे, ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन में माना है। और 12% का CAGR 14 ईयर्स में जो मैंने बताया कि 1 करोड़ 4 लाख करीब इकट्ठा हो सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू, आप इन्वेस्ट करते रहिए। हाँ, स्कीम की बात जरूर करेंगे। आपके पास है कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100। तो आपके पास में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर है और साथ ही इंटरनेशनल फंड भी है। तो स्कीम्स भी अच्छी हैं, आप इन्हीं स्कीम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अमित कुमार ने। अमित जी, आपने कहा है कि यदि कोई स्टूडेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो टैक्स कैसे एप्लीकेबल होगा? अमित कुमार जी, यदि आप SGB में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल है, और यदि आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल हो सकता है, और साथ ही यदि आप रिडीम करते हैं तो यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप स्टूडेंट हैं और ये अगर मानकर चलें कि आपकी जो टोटल इनकम है वो चाहे इंटरेस्ट के रूप में हो या दूसरी इनकम भी मिलाकर टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में यदि 7 लाख तक होती है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप रेजिडेंट इंडियन हैं, क्योंकि अंडर सेक्शन 87A रिबेट लेने के बाद न्यू टैक्स रिजीम में एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। तो यदि आप SGB में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है या कैपिटल गेन्स होते हैं वो टैक्सेबल होंगे, लेकिन यदि आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आपके लिए टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। जब भी हम कभी बात करते हैं कि इनकम टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है तो इसका मतलब ये है कि यदि वो टैक्स फ्री इनकम है तो इसका मतलब किसी भी व्यक्ति की कितनी भी इनकम हो वो इनकम उसके हाथ में टैक्स फ्री ही रहेगी। जैसे कि यदि हम बात करें PPF का इंटरेस्ट या फिर सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट मिलता है, यदि वो टैक्स फ्री है तो वो सभी के लिए टैक्स फ्री होगा। लेकिन यदि हम बात करें कि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट या फिर SGB पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल है तो ये सभी के लिए टैक्सेबल है। लेकिन यदि आपकी इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में उतनी नहीं होती है कि आप टैक्स के दायरे में आए तो आपके लिए उस इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब हम कहेंगे कि टैक्सेबल है या फिर एग्जेम्प्टेड है तो कहना यही होगा कि ये इनकम टैक्सेबल है। पर आपने जैसा पूछा कि आपको टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो यदि आपकी इनकम पूरे फाइनेंशियल ईयर में इतनी नहीं होती है कि वो टैक्स के दायरे में आए तो फिर आपके लिए इनकम ये टैक्स फ्री होगी। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सुधीर कुमार जी ने। सुधीर जी, आपने कहा है कि आपकी बेटी हैं 25 ईयर्स की, इंडेक्स फंड, इक्वल वेट इंडेक्स फंड, मल्टी असेट एलोकेशन फंड में से कौन सा फंड पोर्टफोलियो में ऐड करें, और अच्छे इंडेक्स फंड मल्टी असेट फंड का नाम भी बताएं और पोर्टफोलियो रिव्यू करें। आपकी इतनी कृपा होगी। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल इसे रिव्यू करूंगा और आपके पास 20 साल का समय है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड
ये अपनी कैटेगरी का एक बेहतरीन फंड है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी अच्छा है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड भी बहुत अच्छा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी बहुत अच्छा है। चारों फंड्स जो आपने लिए हैं 20 साल के नज़रिए से तो ये बहुत ही अच्छे फंड्स हैं। अब यदि बात करें हम एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, तो यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड मेरे हिसाब से एक बेहतरीन फंड है। और वहीं यदि बात करें इंडेक्स की, तो देखिए आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप लार्ज कैप इंडेक्स भी चुन सकते हैं, और जैसा आपने यहाँ मेंशन किया हुआ है इक्वल वेट इंडेक्स फंड, तो वो भी एक चॉइस है जो कि एक फैक्टर इन्वेस्टिंग है। और इसके अलावा आप एक मल्टी कैप इंडेक्स भी चुन सकते हैं। तो क्योंकि आपने बात की 20 साल की, तो मैं कहूँगा कि आप एक निफ्टी 500 इंडेक्स फंड चुन लीजिए, जहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप का एक्सपोजर होगा। और ऐसे में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड मेरे हिसाब से ये सही रहेगा। और यदि आप एक प्योर लार्ज कैप इंडेक्स फंड भी ऐड करना चाहें, तो इसके लिए आप निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चुन सकते हैं। तो निफ्टी 50 और निफ्टी 500 दोनों ही इंडेक्स फंड्स को आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और साथ ही मैंने आपको मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पर भी अपनी राय दे दी है। ऑल द बेस्ट टू यू। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मिस्टर SK सिंह ने, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर सिंह, आपने कहा है कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और मेरा सजेशन आपको अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो सवाल है कि यदि कोई SIP करता है अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, और रिडेम्पशन के टाइम पर जब फाइनेंशियल गोल अचीव हो रहा हो उस वक्त मार्केट क्रैश हो जाए, जैसा कि कोरोना के टाइम पर हुआ था, तो ऐसे में क्या करें। जब कभी हम रिटायरमेंट प्लानिंग की भी बात करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि यदि 60 ईयर्स की एज में आपको टोटल अमाउंट की ज़रूरत है, तो आप 55 ईयर्स के बाद सिस्टमेटिक वे में इक्विटी से डेट की तरफ स्विच करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपका इक्विटी एक्सपोजर कम हो जाए और उस वक्त पर यदि मार्केट में तेज गिरावट भी हो तो आपका नुकसान कम हो। तो ये बात आप मानकर चलें कि जब भी आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, पहली बात आपका जो नज़रिया है वो लंबा होना चाहिए, और साथ ही गोल के पास पहुंचने से कुछ साल पहले आपको सिस्टमेटिकली इक्विटी से डेट में स्विच भी करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका कोई भी गोल हो, उसके लिए जितने साल बचे हों, आप कोशिश करें कि उससे पहले ही उतना अमाउंट इकट्ठा हो जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि पहले अमाउंट इकट्ठा हो गया तो ये आप उसे आसानी से कम रिस्क वाले फंड, स्पेशली डेट ओरिएंटेड फंड्स में स्विच कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आप इन्वेस्टेड भी हैं और आपके पास कुछ साल और बचे हुए हैं, तो यदि मार्केट में गिरावट आ गई पहले ही और आप कुछ साल और वेट कर सकते हैं, तो भी वो लॉस रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपने उदाहरण दिया कि कोरोना में मार्केट क्रैश हुआ, तेज गिरावट हमने देखी और आपका जो कैपिटल था वो कम हो गया, लेकिन यदि आपने वेट किया तो फिर क्या हुआ, वो नुकसान की भरपाई भी हुई और फ़ायदा भी हुआ। हमने देखा कि मार्च 2020 में मार्केट में तेज गिरावट आई, लेकिन 20 से लेकर 21, 22 अब आगे का टाइम देखें और अब हम अभी 23 देखें तो मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी हो गई है। तो इसके लिए यदि आपके पास समय हो और किसी वक्त पर आप देख रहे हो कि मार्केट में गिरावट है और आपके पास टाइम है वेट करने का, तो वो लॉस रिकवर भी हो जाता है। तो कभी भी इन्वेस्ट करें, इन सभी बातों का जिनका मैंने जिक्र किया, इनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है जो जानकारी मैंने शेयर की ये आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।